विजडम टीथ यानी कि अकल दाढ़, ये जबड़े के आखिरी 4 दांत होते हैं, 2 ऊपर और 2 नीचे। अब जिनके भी अकल दाढ़ निकल चुकी है उन्हें पता है कि इसमें कितना ज़्यादा दर्द होता है। मुंह एकदम सूज जाता है, मुंह खोलने में जान निकलती है, खाना नहीं खाया जाता, मसूड़ों में सूजन आ जाती है, बुखार भी आ जाता है। कुछ लोगों में तो वक्त के साथ दर्द चला जाता है और दाढ़ आराम से निकल आती है, पर कुछ लोगों में मामला थोड़ा गड़बड़ आ जाता है। या तो अकल दाढ़ टेढ़ी निकलती है या फिर अटक जाती है, जिसकी वजह से और दिक्कतें होने लगती हैं, इन्फेक्शन हो जाता है। अब ऐसे में डॉक्टर अकल दाढ़ निकलवाने की सलाह देते हैं, पर कई लोग तमाम परेशानियां झेलने के बाद भी अकल दाढ़ निकलवाने से परहेज करते हैं। उनको डर होता है कि कहीं समस्या बढ़ ना जाए, आगे जाकर कैविटी ना हो। हमें सेहत पर भी कई व्यूअर्स के मेल आए हैं जो अकल दाढ़ के दर्द से परेशान तो हैं, वो जानना चाहते हैं कि ऐसे में अकल दाढ़ निकलवानी चाहिए या नहीं। आज सेहत के इस एपिसोड में हम डॉक्टर से जानेंगे कि अकल दाढ़ आखिर इतना लेट क्यों निकलती है, क्या अकल दाढ़ निकलवानी चाहिए। अब अगर अकल दाढ़ निकलवा रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, सुनिए। Brought to you by Sensodyne K। बस पैक नहीं है। एसएलएस पैराफिन और दूध का करंट भी कौन, तो लाइफ का करंट ऑन, कुछ भी तो ट्राई करके देख ले। Sensodyne K टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। अकल दाढ़ ज़्यादातर लोगों में 18 साल से 25 साल की उम्र में ही निकलती है, और ये जो है ये आखिरी दांत होता है हमारे मुंह में जो निकलता है। हमारे पास मतलब हर इंसान में अप्रॉक्सीमेटली 4 अकल दाढ़ होते हैं, 2 ऊपर और 2 नीचे। कुछ लोगों में सारी चारों अकल दाढ़ मुंह में निकलती हैं, कुछ में 1, किसी में 2, किसी में 3। तो हर इंसान का अलग हिसाब रहता है। ये जो अकल दाढ़ है सबसे, क्योंकि आखिर में निकल रहा है सबके मुंह में, तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा जबड़ा होता है वो एवोल्यूशन की वजह से ग्रेजुअली छोटा होता जा रहा है, और क्योंकि ये आखिरी दांत है निकलने के लिए, तो ज़्यादातर हमारे दांत ऑलरेडी मुंह में आ चुके होते हैं। तो जब ये दांत का टाइम आता है कि अब ये निकलेगा, तो बहुत कम केसेस में जिसमें जबड़ा ठीक साइज़ का है तो ये सीधा निकलेगा, नहीं तो 85% केसेस में ये अकल दाढ़ या तो निकल ही नहीं पाता है, या फिर पार्शियली निकलता है, मतलब आधे तरीके से निकलता है। अकल दाढ़ हमें बिल्कुल निकलवानी चाहिए अगर वो आपको परेशान कर रही है। ज़्यादातर क्या होता है कि अकल दाढ़ अगर तो बिल्कुल नहीं आई है तो कोई परेशानी नहीं होगी। बस हमें एक एडवाइस ये रहता है कि हर कुछ सालों में एक एक्सरे कराया जाए पूरे मुंह का, ये देखने के लिए कि वो अकल दाढ़ अगर अंदर हड्डी में पड़ी हुई है तो वो कोई परेशानी तो नहीं दे रही है, या फिर किसी तरीके का कोई सिस्ट तो नहीं बन रहा है अंदर हड्डी में। दूसरी बात, अगर ये बिल्कुल सीधा नॉर्मल तरीके से दांत इरप्ट हुआ होगा तो आपको कोई परेशानी नहीं आएगा। आपको बस इतना करना है कि सफाई रखनी है दांतों की। मतलब ये ध्यान रखना है कि आपका ब्रश, जो टूथब्रश है, वो आखिरी दांत तक पहुंचे और वहाँ पे सफाई करे। एक सिनेरियो और है जिसमें अकल दाढ़ अगर ठीक से नहीं आया है, पार्शियली आया है, या फिर उस पर मसूड़ा आया हुआ है ऊपर, ऐसे केसेस में ये दाढ़ जो है बार बार परेशान करती है, तो और इसको ज़रूर निकलवाना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, कई बार अगर ये दांत लेटा हुआ है या टेढ़ा आया है तो अकल दाढ़ और उसके आगे वाले दांत में खाना फंसना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा आगे वाला दांत बहुत सारे पेशेंट्स में कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। ये सेकंड मोलर की बात कर रही हूँ मैं, और उस केस में ज़्यादातर हमें अकल दाढ़ निकलवानी ही पड़ती है। जब कोई भी बच्चा 18 से 20 साल की उम्र में तक पहुंच चुका है तो एक रूटीन ओपीजी हमें करना चाहिए, जो पूरे मुंह का एक्सरे होता है, उसमें सारी अकल दाढ़ का जांच हो जाता है, और उसको फिर रेगुलर फॉलोअप पे रखना चाहिए। दांत निकलवाने में जो रूटीन समस्याएं होती हैं, ज़्यादातर तो अकल दाढ़ में भी वही है, जैसे कि कोई दर्द है या सूजन आ सकता है, जो दवाइयों से मैनेज होता है। नीचे वाली अकल दाढ़ जो होती है उसमें एक हमारा नस जाता है नीचे वाली हड्डी में, तो वो अकल दाढ़ उस नस के बहुत करीब होता है। तो जब भी ये दांत निकाला जाता है, तो ये ध्यान रखना होता है कि वो नस डैमेज ना हो। बस इसी चीज़ का ध्यान रखना है, वो आपके जो डेंटिस्ट हैं या सर्जन हैं वो उस चीज़ का ध्यान रखेंगे।
अगर आप अकल दाढ़ निकलवा रहे हैं तो ध्यान रखें किसी अच्छे डेंटिस्ट से ही निकलवाएं, क्योंकि अकल दाढ़ निकालते समय काफ़ी सावधानी बरतनी होती है। ये देखना होता है कि दांत के पास मौजूद नस और हड्डी को नुकसान ना पहुंचे, इसलिए किसी अच्छे डेंटिस्ट से ही इलाज करवाएं। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। दांत में फंसे खाने को निकालने के लिए टूथपिक का इस्तेमाल करते हैं, इससे बचना चाहिए। डॉक्टर से जानिए क्यों। जब हम खाना खाते हैं तो कई बार थोड़ा खाना दांतों के बीच फंस जाता है, फिर इसे निकालने के लिए हम टूथपिक या फिर माचिस की तीली का इस्तेमाल करते हैं। इससे खाने के कण भले ही निकल जाएं, लेकिन दांतों को बहुत नुकसान पहुंचता है। दांतों की टूथपिक से सफाई करने से क्यों बचना चाहिए, ये हमें बताया डॉक्टर सुमन यादव ने। डॉक्टर सुमन बताती हैं कि जब आप दो दांतों के बीच एक ही जगह पर बार बार टूथपिक इस्तेमाल करते हैं तो इससे दांतों पर दबाव पड़ता है, इतना दबाव कि वो अपनी जगह से थोड़ा खिसक जाता है। इससे दांतों के बीच गैप आ जाता है। फिर जब हम खाना खाते हैं तो इस गैप में खाना फंस सकता है। खाना फंसने से वहाँ गंदगी जमा हो जाती है और फिर बैक्टीरिया पैदा होते हैं। इससे दांतों में कैविटी होने का रिस्क बढ़ जाता है, यानी दांत सड़ने लगते हैं। हमारे मसूड़ों में इन्फेक्शन भी हो सकता है। टूथपिक एक तरफ से नुकीली होती है और इसका यही नुकीला हिस्सा दांतों को साफ करता है, लेकिन कई बार ये नुकीला हिस्सा दांत में चुभ भी जाता है। इससे मसूड़े सूज सकते हैं, उनमें खून आ सकता है, इससे वहाँ इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। डॉक्टर सुमन आगे बताती हैं कि कई बार लोग टूथपिक या माचिस की तीली से दांत साफ करते हुए उसे चबाने भी लगते हैं। इससे दांतों की सबसे बाहरी परत इनामिल को नुकसान पहुंचता है। ये परत कठोर और चमकदार होती है, लेकिन टूथपिक चबाने से ये घिसने लगती है। इससे दांत कमज़ोर हो जाते हैं। और यही नहीं, जब हम मुंह में पेंसिल डालते हैं, पिन चबाते हैं या बर्फ़ खाते हैं तो इनसे भी दांतों की बाहरी परत को नुकसान पहुंचता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि टूथपिक का कोई टुकड़ा टूटकर दांतों में फंस जाता है। इससे दांतों को नुकसान पहुंचता है और दांतों की जड़ें कमज़ोर होने लगती हैं। अब बात आती है कि अगर टूथपिक से दांत साफ नहीं करें तो फिर किससे करें। डॉक्टर सुमन की सलाह है कि खाना खाने के बाद कुल्ला करें, इससे दांतों के बीच फंसी गंदगी बाहर निकल जाएगी। आप दिन में 2 बार ब्रश करें, दांत अपने आप साफ हो जाएंगे। हाँ, ये ध्यान रखें कि ब्रश को हर 3 से 4 महीने में बदल लें। वहीं अगर टूथपिक जैसा ही कुछ चाहिए तो डेंटल फ्लॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्लॉस एक बहुत पतला सा सिंथेटिक धागा होता है। ये दांतों के बीच घुमाने से दांतों में फंसी गंदगी बाहर आ जाती है। सबसे अच्छी बात यह है कि फ्लॉसिंग से दांतों के बीच गैप भी नहीं आता। वहीं अगर आपके दांतों में दर्द है, दांत सेंसिटिव है, मसूड़ों में सूजन है, तो फिर इसे इग्नोर ना करिए। बिना देर किए डॉक्टर से ज़रूर मिलिए। समझे। अब बारी सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। जानिए अंकुरित आलूओं को खाना चाहिए या नहीं। हमारे घरों में अमूमन हर रोज़ आलू खाया जाता है। कभी आलू की सब्ज़ी बनती है तो कभी पराठे, कचौड़ी। आलू खाना फ़ायदेमंद भी है। इसमें कई सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे कि फाइबर, विटामिन्स, मिनरल्स। आलू में कार्बोहाइड्रेट भी होता है, यानी हमें तुरंत एनर्जी देता है। हम अक्सर ज़रूरत से ज़्यादा आलू खरीद कर घर ले आते हैं ताकि वो कई दिनों तक चले और हमें बार बार मार्केट ना जाना पड़े। अब होता क्या है कि कई बार आलू अंकुरित होने लगते हैं, माने उनमें से सफ़ेद रंग की जड़ें निकलने लगती हैं। इसे स्प्राउटेड पोटैटो भी कहते हैं। अक्सर बड़े बुजुर्ग ऐसे आलू को खाने से मना करते हैं। हालांकि कई लोग आलू का अंकुरित हिस्सा निकालकर फेंक देते हैं, फिर बचा हुआ हिस्सा खा लेते हैं। कभी कभी आलू रखे रखे जो है वो हरे रंग का भी हो जाता है। अब अंकुरित आलू और हरे रंग वाले आलू को क्यों नहीं खाना चाहिए, ये हमें बताए डाइटिशियन सुषमा ने। डाइटिशियन सुषमा बताती हैं कि आलू में 2 ग्लाइको अल्कलॉइड कंपाउंड पाए जाते हैं, सोलेनिन और चैकोनिन। हालांकि ये बहुत ही कम मात्रा में होते हैं। इन्हें हमारे लिए टॉक्सिक यानी जहरीला माना जाता है। वैसे अगर इन्हें कम मात्रा में खाया जाए तो कोई ज़्यादा नुकसान नहीं है। ये खून में शुगर का लेवल कंट्रोल करने और कोलेस्ट्रॉल घटाने में मदद तक कर सकते हैं, लेकिन जब इन्हें बहुत ज़्यादा मात्रा में खाया जाता है तो ये हमारे शरीर के लिए जहरीले बन जाते हैं। देखिए, जैसे जैसे आलू स्प्राउट करते हैं उसमें ग्लाइको अल्कलॉइड कंपाउंड की जो मात्रा है वो बढ़ती जाती है। फिर जब ऐसा आलू खाया जाता है तब उल्टी, डायरिया और पेट दर्द हो सकता है। अगर रोज़ ही अंकुरित आलू खाए जाएं तो बीपी लो होने लगता है, बुखार आ जाता है, सिर दर्द शुरू हो जाता है, पेट की परेशानियां बढ़ जाती हैं, दिल और नर्वस सिस्टम से जुड़ी दिक्कतें भी होने लगती हैं। जर्नल ऑफ फैमिली मेडिसिन एंड प्राइमरी केयर में एक स्टडी छपी साल 2022 में। इसके मुताबिक सऊदी अरब में 11 साल के एक बच्चे की मौत सोलोनिन टॉक्सिसिटी की वजह से हुई है। ये वही कंपाउंड है जो अंकुरित आलू में पाया जाता है।
डाइटिशियन सुषमा बताती हैं कि अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तब तो उसे अंकुरित आलू चखना भी नहीं चाहिए, वरना माँ के गर्भ में ही बच्चे को कोई बीमारी या दिक्कत हो सकती है। आप जो आलू खा रहे हैं अगर वो अंकुरित हो गया है, कुछ हरा हरा या फिर खराब दिख रहा है, उसका स्वाद कड़वा लग रहा है, तो इसका मतलब है कि उसमें ग्लाइको अल्कलॉइड कंपाउंड खतरनाक स्तर तक बढ़ गया है। ऐसे आलू को फेंक देना ही सबसे बेहतर है। कई बार लोग आलू का अंकुरित या फिर हरा हिस्सा हटा देते हैं, काट देते हैं, पर क्या ऐसे करने से आलू में मौजूद जो टॉक्सिन है वो निकल जाते हैं? अभी तक इस बात का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला है, इसलिए इन आलूओं को इस्तेमाल करने से बचना चाहिए, यही सही रहेगा। आप उतने ही आलू खरीदें जितने की ज़रूरत हो। आलू को कभी भी गीली जगह पर ना रखें या उन्हें गीला करके स्टोर ना करें, इससे आलू में तेज़ी से अंकुरण होने लगता है। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।